तो आज हम स्पेक्ट्रम सीरीज़ का आगे चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। एंड इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1857 रिवोल्ट से पहले वाला जो चैप्टर्स है वो हम बाद में करेंगे, जो हमारा इंडिपेंडेंस वाला मूवमेंट तक हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़े से लॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, नाउ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, देखो इसमें आपके जो हैं मेजरली दो इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा देखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या मतलब, जैसे कि वुमेन की कंडीशन, कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, वो वुमेन की कंडीशन, उससे रिलेटेड किसी ने विडो री मैरिज हो गया, सती प्रथा के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट काफ़ी कुछ किया। तो ये सारी मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग थे। और इस चैप्टर में तो हम एक बेसिक ओवर व्यू देखेंगे एंड वुमेन एंड कास्ट बेस्ड रिलेटेड किस किस ने वर्क किया। एंड इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कौन कौन से मतलब पर्सनालिटी वाइज देखेंगे। ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं उस टाइम पे क्यों इनिशिएट हुए, तो क्या फैक्टर्स थे। तो पहला फैक्टर है, एक तो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, एंड दूसरा मेजर फैक्टर है आपकी कुछ सोशल कंडीशंस थी। एंड सोशल कंडीशंस हम अलग अलग हेड्स में देखेंगे। ठीक है, तो देखो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसके दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो अर्लियर इन्वेडर्स थे, अर्लियर इन्वेडर्स इससे पहले हमने अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं तो कुशान्स आए थे बाहर से, ठीक है, और आपके रोमन्स, ठीक है, और भी बहुत आए थे। ये इसके बाद जो मिडिएवल टाइम में भी आपके मुगल्स आए थे, दिल्ली सल्तनत आए, तो ये जितने भी आए और भी बहुत सारे आए थे। ठीक है, तो ये जितने भी अर्लियर इन्वेडर्स थे, दे वर लाइक कि या तो वो एसिमिलेट हो गए, ठीक है, इन द कल्चर इटसेल्फ, ठीक है, मतलब कि एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, या फिर उन्होंने इंटरेक्ट किया पॉजिटिवली विद द कल्चर। इसका मतलब है कि जो अर्लियर इन्वेडर्स थे ना, अगर आप देखोगे तो अभी किसी को ये नहीं पता कि कौन इनमें से कौन कुशान और कौन ग्रीक है, कौन क्या है। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली वो ना एब्जॉर्ब हो गए इन द कल्चर, एंड उन्होंने जो लैंड है, इंडिया लैंड को ही अपना बना लिया और वो यहीं पे रहने लग गए, यहीं पे एसिमिलेट हो गए, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, सो ब्रिटिशर्स का जो कन्क्वेस्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। ब्रिटिशर्स का कन्क्वेस्ट डिफरेंट इसलिए रहा है कि उस टाइम पे ब्रिटिश ब्रिटेन में, यूरोप में इनफैक्ट पूरा रेनेसा वाला पीरियड था। ठीक है, यही जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इसी टाइप का कुछ वहाँ पे पहले हो चुका था। वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा तरक्की कर गई थी। एक तरह से एक एनलाइटेंड यूरोप आपको देखने को मिलेगा, जो क्या कहते हैं कि साइंटिफिक आउटलुक आप बोल सकते हो, उनका एक साइंटिफिक आउटलुक बन चुका था। वहाँ पे आप देखोगे बाद में इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, सबसे पहले स्टार्ट होती है वहाँ पे ब्रिटेन में ही। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अब जब इंडिया में वो आए तो इंडिया उनको लगा कि ये तो स्टैटिक है, इनका जो सिविलाइजेशन है वो स्टैगनेंट है, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, ये तो वही पुरानी चीज़ों में है, कोई साइंटिफिक आउटलुक नहीं है। तो इन चीज़ों से जो एक थोड़ा सा ब्रिटिशर्स का माइंड ऐसा हुआ कि हम तो भाई सुपीरियर हैं, ये लोग इन्फीरियर हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है एक इनका एसिमिलेशन जो है इंडिया में कभी भी नहीं हुआ। तो एसिमिलेशन नहीं हुआ, ना ही वो एब्जॉर्ब हुए, ना ही वो पॉजिटिवली उन्होंने हमारे कल्चर के साथ इंटरेक्ट किया। ठीक है, हमारे कल्चर को, हमारी जो चीज़ों को उन्होंने बोला कि ये तो डेकेडेंट है, ये तो मतलब स्टैगनेंट है, बढ़ता ही नहीं है बिल्कुल ही, जैसे सती प्रथा हो गई और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी थी, बहुत इल्स भी थे। तो और बाकी जो पॉलिटिज्म हो गया,
तो इन सब चीज़ों को इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिवली परसीव किया और अपने आप को सुपीरियर समझा, और इसी तरीके से हम पे रूल भी किया, ठीक है। हमें बोला कि तुम हमारे लिए बर्डन हो, एक तरह से वाइट मैंस बर्डन। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो बाकी जो भी इंडिया में जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब इनिशिएशन जो भी स्टेप्स लिए, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को नेगेटिवली देखा कि बाहर के लोग हम पे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है सोशल कंडीशंस। वहाँ पे उस टाइम पे जो सोशल कंडीशंस ऐसी हो चुकी थी जिसके लिए आपका रिफॉर्म होना एक लाजमी सा था कि होना ही होना है। तो पहला क्या था कि रिलीजियस एंड सोशल इल्स। क्या रिलीजियस एंड सोशल इल्स थे? जैसे कि पॉलिथिज्म हो गया, आइडोलेट्री, ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपको ये भी पता होगा कि जैसे जो पंडित्स होते हैं, मतलब ब्राह्मण्स, ठीक है, ये हो गए हमारे ब्राह्मण्स हो गए, ठीक है, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, एंड देन नीचे सबसे शूद्रास, सो अनटचेबल्स। तो इन सब के साथ बहुत ही कि इनको कुछ ऑपरेशन सहते हैं ये लोग, ठीक है। जो टैंक है, कुएं से पानी नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनटचेबल्स हैं, तो हाथ मत लगाओ, अशुद्ध हो जाएंगे। एंड ब्राह्मण्स की मोनोपोली ऑन स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उन पे उनकी मोनोपोली कि बाकी लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं और यही जो बताएंगे वैसा ही होगा, ठीक है। ये बताएंगे कि इस तरीके से आप पाठ करो, इस तरीके से ये करो, तो ब्राह्मण्स का एक मोनोपोली वाला चीज़। तो ये सारी चीज़ें थी। मैजिक, सुपरस्टिशन भी बहुत था, ठीक है, मैजिक एंड सुपरस्टिशन हो गया आपका। तो ये तो आपके हो गए सोशल एंड रिलीजियस इल्स। दूसरा क्या था? वुमेन की पोजीशन बहुत डिप्रेसिंग थी, ठीक है। सो वुमेन की पोजीशन बहुत डिप्रेसिंग थी, जैसे कि फीमेल इन्फेंट को बर्थ पे मार देना, ठीक है। दूसरा है कि चाइल्ड मैरिज हो गई अपनी, चाइल्ड मैरिज बहुत थी। कुलीनिज़म में क्या होता है, बंगाल में होता है, जिसमें एक बहुत ही एजेड बंदा बहुत ही छोटी सी एक बच्ची के साथ जो है विवाह कर लेता है, मैरिज करता है, तो कुलीनिज़म हो गया। देन देयर वाज सती प्रथा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय थे। उन्होंने इस प्रथा के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। एंड राजा राम मोहन रॉय ने बोला था कि जो सती प्रथा है, दैट इज़ अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्रा। इट इज़ अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्रा, ठीक है। तो जो वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार सी थी। थर्ड पॉइंट आता है उस टाइम पे क्या था, कास्ट प्रॉब्लम। ये हमने पहले अभी इससे पहले सोशल रिलीजियस इल्स में भी डिस्कस किया। कास्ट प्रॉब्लम थी। सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन, ये मैंने जो आपको हायरार्की बताई, एक ऐसे हायरार्की सी बनी हुई है। बॉटम पे आपके स्केड्यूल्ड कास्ट आ गए, अनटचेबल्स आ गए, ठीक है। तो ये जो कास्ट सेग्रीगेशन या कास्ट कॉन्शियसनेस है, इट इज़ नॉट ओनली इन द हिंदूज बट ऑल्सो इन द मुस्लिम्स में आपको पता होगा अशरफ्स होते हैं जो कि अपर माने जाते हैं, अजलफ होते हैं लोअर माने जाते हैं, कुछ कन्वर्ट्स होते हैं। जैसे कोई स्केड्यूल कास्ट है हिंदू का और वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गया तो उसको लोअर उसमें रखते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स में भी सेग्रीगेशन थी और अभी भी है इनफैक्ट। ऐसे ही क्रिश्चियंस में भी सेग्रीगेशंस थी, सिक्स में भी थी इनफैक्ट, ठीक है, सिक्स में भी थी एंड क्रिश्चियंस में भी सेम। कन्वर्ट्स, एससी कन्वर्ट्स को नीचा माना जाता था। एंड तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कास्ट प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन द हिंदूज बट ऑल्सो इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो। और क्या सोशल कंडीशंस क्या थी उस टाइम पे? अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, जैसे कॉलोनियल कल्चर है, ठीक है,
उसका इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी में वो इंट्रूजन माना गया कि ये इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर के प्रति एक अपोजिशन भी हम लेके चल सकते हैं, ये भी एक फैक्टर था, ठीक है। एंड जिसकी वजह से, जिसके अपोजिशन मतलब जिसके रिएक्शन में जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो जैसे मुस्लिम्स की जो होते हैं जहाँ पे पढ़ाई की क्या कहते हैं उसे मदरसाज, ठीक है, ऐसे ही हिंदूज़ में भी होता है। तो वो जो है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिवाइव होने लगे इसके रिएक्शन में, वेस्टर्न कल्चर के अपोजिशन में। देन उसके बाद आता है ये जो हमने पढ़ा ना, पहला तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल फैक्टर। दूसरा फैक्टर है सोशल कंडीशंस। देन दिस इज द थर्ड वन कि ऑपोजिशन टू द वेस्टर्न कल्चर, एंड दिस इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन है कि न्यू अवेयरनेस अमंग द एनलाइटेंड इंडियंस, ठीक है। जैसे एनलाइटेंड यूरोप था, इस तरीके से कुछ इंडियंस जो हैं वो एनलाइटेंड, ठीक है। तो उन्हें मतलब कुछ ऐसे जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ समझी, एनलाइटेंड का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं है, उन लोगों ने ये चीज़ समझी कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या सोशल इल्स हैं, वुमेन के साथ ऐसी जाति क्यों हो रही है, या जो अनटचेबल्स हैं, स्केड्यूल कास्ट हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ठीक है, इनका क्या इम्पैक्ट उनकी मेंटालिटी पे पड़ता है। जिन लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, हम उनको एनलाइटेंड बोल सकते हैं, राइट। तो उनमें एक नई अवेयरनेस आई, ठीक है। तो एक और अवेयरनेस ये भी थी कि हम डिफीट बाय अ फॉरेन पावर, कि ब्रिटिशर्स आके हम पे रूल कर रहे हैं और हम उनसे हार रहे हैं, ठीक है। सो ये एक फैक्टर रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशियो रिलीजियस मतलब कल्चरल रीजनरेशन है, जिसमें जो हम रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे, और कुछ सोशो कल्चरल रीजनरेशन जो है वो ये बोलते हैं कि ये सिर्फ कॉलोनियल प्रेजेंस से नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल पावर थी इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, ये ऑलरेडी सोशल इल्स थे जो हमने पढ़े, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स थे, सोशल कंडीशन, सोशल इल्स, पॉलिटिज्म, आइडोलेट्री, ये ब्रिटिशर्स के होने से थोड़ी थी, ये तो पहले से चल रही थी, कास्ट प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो यही पॉइंट है कि कॉलोनियल प्रेजेंस के होने की वजह से थी थोड़ी बहुत, बट उससे क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। सोशो रिलीजियस जो रीजनरेशन हो रहा है उस टाइम पे, तो वो उसके सिर्फ कॉलोनियल प्रेजेंस से मतलब क्रिएट नहीं हुआ है, क्रिएट उससे नहीं हुआ है, जस्ट वो था क्योंकि कॉलोनियल पावर थी इसलिए वो एक उसको बढ़ावा मिला है, बट क्रिएट नहीं हुआ है, बना नहीं है वो। नाउ वी कम टू द सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेस, ठीक है। देखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, उनका सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस क्या था, मतलब कौन से लोग थे जो उसको आगे लेके जा रहे थे और क्या चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थे ये लोग, मिडिल क्लास बेस था, ठीक है, ना लोअर ना अपर, मिडिल क्लास बेस। और मिडिल क्लास बेस में दोनों बोथ जो ट्रेडिशनली पढ़ाई करके आए थे, ठीक है, ट्रेडिशनली एडुकेटेड, और जो वेस्टर्न एडुकेटेड थे, ठीक है, वेस्टर्न एडुकेटेड मतलब वेस्ट में जाके यूरोप वगैरह में जिन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, या फिर जो ट्रेडिशनली एडुकेटेड थे, या फिर उन्हीं के जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में था उससे पढ़ाई की थी। तो दोनों ट्रेडिशनली एडुकेटेड, वेस्टर्न एडुकेटेड, दोनों। सॉरी, जस्ट अ मिनट।